पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में सागिरी और बाकी लोगों को पता चलता है कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ जैसा कोई चीज इंसानों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ गाबीमारू ताओ को ज्यादा यूज कर लेता है जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। अब हम हेल पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड 1 से कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लिज में शिफ्ट होते हैं। ब्लिज के ऑफिशियल लोग यामाडा क्लैन के जिक्का को भी पैराडाइज आइलैंड भेजा गया होता है, पर उसके साथ जो कैदी गया होता है वो रास्ते में दूसरे कैदियों के साथ लड़ाई कर लेता है और मारा जाता है, जिस वजह से जिक्का वापस लौटने लगता है। पर लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो उसे पैराडाइज आइलैंड पर ले जाती हैं। ये सुनकर ऑफिशियल लोग चौंक जाते हैं। उस आइलैंड पर 60 से ज्यादा लोग गायब हो चुके होते हैं और कोई भी लौट कर वापस नहीं आया होता। इसीलिए ऑफिशियल्स पूछते हैं कि फिर आखिर तुम वहां से वापस कैसे आए। इस पर जिक्का कहता है कि जब भी किसी कैदी की मौत हो जाती थी तो हमें उसकी फैमिली को बताना होता था, तब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता है। मुझे तो अपना मिशन पूरा करना था, इसीलिए मैं कैसे भी करके वापस आ गया। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस आइलैंड पर दोबारा कभी नहीं जाता। वो आइलैंड बहुत ही खतरनाक है, कोई पागल ही होगा जो दोबारा उस आइलैंड पर जाएगा। ये सुनकर ऑफिशियल लोग भड़क जाते हैं। तभी जिक्का के साथ वाला यामाडा क्लैन का आदमी उनसे माफी मांगता है, पर वो उस आदमी की नहीं सुनता। लेकिन एक दूसरा ऑफिसर उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता जो माफी मांग रहा है वो कौन है। ये सुनकर दूसरा ऑफिशियल शांत हो जाता है। इसके बाद वो उन्हें राजा का नया ऑर्डर सुनाता है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें वापस पैराडाइज आइलैंड पर जाना होगा और सभी को मॉनिटर करना होगा। हमें पता चलता है कि यामाडा क्लैन का आदमी जो अभी माफी मांग रहा था, इसका नाम शुकेन है। अगला सीन चेंज होता है। शुकेन और जिक्का आपस में बात करते हैं। शुकेन जिक्का से काफी नाराज होता है क्योंकि जिक्का का एटीट्यूड बहुत ही मक्कारी वाला है। वो जिक्का को ठीक से बिहेव करने के लिए बोलता है। यामाडा क्लैन के हेड आइजन की एब्सेंस में शुकेन को हेड बना दिया गया होता है। जिक्का शुकेन से पूछता है कि क्या अभी भी गांव के पास अच्छे कैदी हैं जिन्हें वो पैराडाइज आइलैंड पर भेज सकते हैं। इस पर शुकेन कहता है कि इस बार कैदी नहीं बल्कि इवागाकुरे के 4 निंजा जाएंगे। इवागाकुरे के निंजा ने ट्रायल के दौरान सभी कैदियों को मार दिया था। ऊपर से इवागाकुरे का हेड गाबीमारू पर नजर रखना चाहता है, इसीलिए वो अपने निंजा वहां भेज रहा है और निंजाओं के साथ जाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। ये सुनकर जिक्का शुरुआत में मना करता है, पर शुकेन रोते हुए कहता है कि आइजन ने जाने से पहले कहा था कि वो 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगे। उनका अभी कुछ मैसेज नहीं आया है, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके अलावा सागिरी और बाकी लोगों की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है, इसीलिए अब हमें खुद चलकर देखना होगा। तभी एक बोट वाला आकर उनसे कहता है कि आप अपने साथ जो लाए थे उसका क्या करना है। असल में जब जिक्का वापस आया होता है तो वो अपने साथ एक मॉन्स्टर को लाया था। वो गांव के लोगों को दिखाना चाहता था कि वो आइलैंड कितना खतरनाक है, पर मॉन्स्टर अब मर चुका था। शुकेन भी उसे छू कर इसको कंफर्म करता है। फिर जिक्का बोट वाले से बात करता है जिससे वो इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सके। आगे शुकेन अपर रैंक के यामाडा क्लैन के 2 और समुराई को बुलाता है और 4 लोग इवागाकुरे के 4 निंजाओं के साथ जाने का फैसला करते हैं। अब सीन चेंज होता है। हम सीधा पैराडाइज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें सभी गॉड दिखाए जाते हैं। रियान कहता है कि ताओ लाइफ का ही एक फॉर्म है, अगर हम ज्यादा ताव यूज करेंगे तो हमारी लाइफ भी उतनी ही जल्दी खत्म होगी। रियान का नौकर उससे पूछता है कि बॉडी और सोल तो दोनों अलग होती हैं। रियान कहता है कि दोनों ही ताओ की फॉर्म है। इसके बाद वहां पर ताओफा आ जाती है। ताओफा रियान को ये सब बात करने के लिए मना करती है। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने महल में चारों तरफ बढ़िया माहौल बनाया होता है। ताओफा रियान से पूछती है कि ये तुम्हें कैसे लगा। इस पर रियान कहता है कि ये बढ़िया है। वाटर के अंदर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से हमें अपने टोइन और टाइसोकु को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। म्यूजिक हमें मेडिटेशन में हेल्प करता है जिससे हम सुटेन और सुइत्सु दोनों ट्रेन कर सकते हैं। साथ ही में जो रूम तुमने बनाया है वहाँ हम बोचू जुत्सु की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर गुइफा कहता है कि बोचू जुत्सु एकदम बेकार है, हमें यिंग और यांग के बीच में रहना चाहिए। पर रियान कहता है कि ताओ हर एक के अंदर अलग अलग होती है, इसीलिए बोचू जुत्सु करने से दोनों लोगों की ताओ मिलकर और स्ट्रांग हो जाती है। जूफा बोचू जुत्सु करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है। जैसे ही जूफा कमरे से बाहर आता है ताओफा उसे तान का गिलास देती है, पर वो उसमें कुछ मिक्स करना भूल जाती है। वो इसके बारे में जू जिन से पूछती है, पर इसके बारे में उसे नहीं पता होता। सीन अब शिफ्ट होकर सागिरी पर चला जाता है। सागिरी अपने साथ वाले लोगों से कहती है कि इस वक्त हम तेंसिन के किला में है,
इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। इस पर सभी लोग मान जाते हैं। सभी लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं, केवल सागिरी ने ही चेंज नहीं किया होता। सागिरी कहती है कि हमारा एम गाबीमारू और माई को ढूंढना है। गाबीमारू को एलेक्सिर की तलाश है तो वो जरूर महल के अंदर जाने की सोचेगा, इसलिए हमें गेट पर रुककर उसका वेट करना चाहिए। पर यूजिरा कहती है कि हमारे आसपास इतने भयानक मॉन्स्टर हैं तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। पर सागिरी कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें अब पता है कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। जब हम राजा के सामने पहुंचेंगे तो यामाडा क्लैन के लोग तुम्हारा इसमें साथ देंगे, इसीलिए तुम ऐसा सब कुछ चाहती हो। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि हम सभी लोग सेफली यहाँ से निकल सकें, इसीलिए हमें गाबीमारू का वेट करना होगा। यूजिरा कहता है कि मैंने किला की दीवार जली हुई देखी थी, ऐसा केवल गाबीमारू ही कर सकता है। इसका मतलब गाबीमारू यहाँ पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबीमारू अपने साथियों के साथ किला की तरफ बढ़ रहा होता है। गाबीमारू की याददाश्त जा चुकी होती है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये मिशन पर क्यों आया है और उसमें उसका क्या फायदा है। तभी यामाडा क्लैन का समुराई फूची गाबीमारू से उसका हाल पूछता है, जिस पर गाबीमारू कहता है कि सब ठीक है। चलते चलते उनके सामने दोनों भाई चौबे और टोमा आ जाता है। चौबे गाबीमारू को देखते ही कहता है कि ये तो हमारी ही टीम में है और गाबीमारू पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि गाबीमारू तुरंत चौबे के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। माई गाबीमारू को बताती है कि चौबे की ताव बहुत स्ट्रांग है, जिससे हमें पता चलता है कि चौबे नहीं मरा है। चौबे तुरंत खड़ा होकर गाबीमारू को पटक देता है। गाबीमारू को समझ नहीं आता कि चौबे आखिर जिंदा कैसे है। ये लोग जिन इमॉर्टल मॉन्स्टर की बात कर रहे होते हैं, कहीं वो ये तो नहीं। इस तरह गाबीमारू डिसाइड करता है कि वो चौबे से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा। अब गाबीमारू चौबे पर हमला करता है, पर चौबे इस बार भी गाबीमारू को जमीन पर पटक देता है। इससे गाबीमारू बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चौबे के हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर अटैक करता है। लेकिन चौबे ताऊ की हेल्प से खुद को बार बार हील कर रहा होता है। उन्हें आपस में लड़ते हुए देखकर सभी को लगता है कि दो मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हैं। गाबीमारू कहता है कि अगर तुम खुद को बार बार हील कर रहे हो तो मुझे तुम्हें तब तक मारना है जब तक तुम हील करना बंद नहीं कर देते। यही इवागाकुरे के लड़ने का तरीका है। इसके बाद चौबे अपना पैर तेजी से पटकता है और आसपास की सारी जमीन टूट जाती है। इसके बाद गाबीमारू चौबे के मुंह पर हमला करता है, पर चौबे इस बार ताऊ की हेल्प से समझ जाता है कि गाबीमारू कहाँ हमला करने वाला है और वो हमले को रोक देता है। पर उसके बाद भी चौबे की 2 उंगलियां कट जाती हैं। गाबीमारू को लड़ते हुए देखकर तामिया माई से पूछता है कि क्या बेहोश होने की वजह से गाबीमारू कमजोर हो गया है। पर माई कहती है गाबीमारू की ताव में कुछ तो गड़बड़ है। ताव स्ट्रांग है और वीक दोनों से मिलकर बनती है, पर गाबीमारू की ताव केवल वीक है और वो कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका है, जिस वजह से वो चौबे का सामना नहीं कर पा रहा। अब चौबे टोमा को बाकी लोगों को खत्म करने के लिए कहता है, जिससे फूची को पता चलता है कि टोमा और चौबे भाई भाई हैं। टोमा सबसे पहले तामिया पर हमला करता है। उसे लगता है कि तामिया का एक हाथ कटे होने की वजह से वो सबसे कमजोर है, पर तामिया उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तामिया उससे कहता है कि तुमने सबसे पहले मुझ पर हमला किया, इसीलिए किया ना क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं कमजोर हूँ। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो मुझे कमजोर समझते हैं। इसके बाद वो टोमा की तलवार छीनकर उसे अपने सिर से मारता है, जिससे टोमा जमीन पर गिर जाता है। अब तामिया फिर से टोमा को उसकी तलवार देता है और फिर से हमला करने को कहता है। टोमा बार बार तामिया पर हमला करता है, पर तामिया बड़ी आसानी से टोमा को मार रहा होता है। तामिया कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल को देखकर लग रहा है कि तुम लड़ाई के लिए अपने भाई पर डिपेंड करते हो। इस बार टोमा कहता है कि मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहूंगा। हमें लार्ज ग्रुप में लड़ना पसंद नहीं है। अगर हम ग्रुप बना भी लेंगे तब भी हमें केवल एक दूसरे के ऊपर ही भरोसा होगा, इसीलिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर टोमा फिर से लड़ने को रेडी हो जाता है, पर तामिया देखता है कि इस बार टोमा की आंखों में अलग ही चमक होती है। इसके बाद टोमा डोसी को फूची और माई पर हमला करने के लिए कहता है। ये सुनकर डोसी तुरंत लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। चौबे के लिए अभी भी गाबीमारू को हराना मुश्किल होता है। वो गाबीमारू की ताव देखकर उसके मूव्स को पढ़ने लग जाता है। चौबे सोचता है कि डोसी ने कहा था कि मेरी ताव बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं ठीक से ट्रेन नहीं किया तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, पर अभी मैं पूरे कंट्रोल में हूँ। ऐसा सोचकर चौबे फिर से गाबीमारू पर हमला कर देता है। गाबीमारू सोचता है कि मैं ऐसे जीत नहीं सकता हूँ, चौबे मुझसे काफी स्ट्रांग है। इस तरह गाबीमारू को इवागाकुरे का रूल याद आता है
कि अगर तुम किसी फाइट को जीत नहीं सकते तो अपने एनिमी को इतना ज्यादा घायल कर दो कि वो लड़ ना सके। ऐसा सोचकर गाबीमारू अपना निंजुत्सु एक्टिवेट कर देता है और वो खुद आग की तरह जलने लगता है। वो इतनी जल्दी जल्दी हमला करता है कि चौबे खुद को हील नहीं कर पाता। चौबे गाबीमारू से पूछता है कि ऐसे तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। तो गाबीमारू कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मरा भी गया तो विलेज से कुछ और लोग मेरी जगह आकर मिशन पूरा करेंगे। निंजा हमेशा ग्रुप में काम करते हैं क्योंकि एक अकेले की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसीलिए जिंदा लोग कभी भी मुर्दों को नहीं हरा सकते। उधर फूची ने दोषी को बुरी तरह घायल कर दिया होता है। गाबीमारू की बात सुनकर चौबे अपने भाई को याद करता है और अपनी पूरी ताव को एक साथ रिलीज कर देता है, जिससे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।